दर्पण का प्रकार। तो दर्पण जो होता है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। दर्पण जो होता है वो होता है 3 टाइप का। एक हो गया समतल दर्पण, एक हो जाएगा समतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। और तीसरा हो जाएगा परवलयिक दर्पण। तीसरा हो जाएगा परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं? समतल दर्पण किसको कहते हैं? समतल दर्पण का मतलब प्लेन मिरर। प्लेन मिरर नहीं, ये हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। और परवलयिक दर्पण पैराबोलिक। पैराबोलिक दर्पण मिरर। ठीक है। क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। रिवीजन मतलब एक तरह का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। समतल दर्पण किसको कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो समतल दर्पण को डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाते हैं? समतल दर्पण आपने कहाँ देखा है? तो समतल दर्पण जो घर में हम लोग ड्रेसिंग टेबल वगैरह पर रखते हैं चेहरा देखने के लिए, एक्चुअली हमारा क्या होता है? समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह समतल होता है, एक बराबर होता है, उबड़ खाबड़ नहीं होता है। तो समतल दर्पण को डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाते हैं कि एक रेखा को इसे ले लेते हैं, नहीं, एक रेखाखंड को ले लो इस तरह का, और उसके नीचे कलई को मिरर बनाने के लिए तो कलई करना पड़ेगा, नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं। अब इसका 2 सतह हो गया। एक सतह में हमने कलई कर दिया और दूसरा सतह जो है वो समतल है, जिसे प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। और जिसे प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो ये हमारे एक दर्पण हो गया, नीचे कलई किया हुआ है, और ऊपर वाला जो सतह है वो कौन सी है? परावर्तक सतह है। क्योंकि ऊपर वाले सतह से लाइट आएगा और रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो ऊपर वाले सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। इस तरह से ये हो गया हमारा क्या चीज? समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। दूसरा हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि अपने पास गोला होता है। क्या होता है? गोला होता है। इस तरह का अपने पास गोला हो गया, इस तरह का। ठीक है। अब ये चूंकि कांच का गोला है, किसका गोला है? कांच का। तो अब हम क्या करेंगे? इस गोले का हम 2 टुकड़ा कर देंगे। कितना टुकड़ा कर देंगे? एक्चुअली ये खोखला है, कौन सी है? अंदर से खाली है, तो इसका हम 2 टुकड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 टुकड़ा। जब 2 टुकड़ा इसको करोगे ना तो प्रत्येक टुकड़ा आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। तो सवाल है कि इसको हम डायग्राम में दिखाएंगे कैसे? बात समझ गया ना? तो 2 टुकड़ा जो हम करेंगे ना वो 2 टुकड़ा इस तरह से आ जाएगा, एक ये हो जाएगा और दूसरा भी इसी तरह से आ जाएगा आपका। और चूंकि है कौन सी? कांच का, ट्रांसपेरेंट है, तो इसको मिरर बनाने के लिए हमें कलई करना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बना देते हैं कि सबसे पहले तो अपने पास क्या था? गोला। क्या था? गोला। और खोखला गोला था। क्या था? खोखला गोला। खोखला गोला देखो ना, बच्चा सबको खरीदा हुआ जाता है, छोटा छोटा बच्चा होता है, या हो सकता है कि आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो भी खोखला वाला गोला आप लोग शायद यूज करते होंगे। तो उसी टाइप का ये अपना कांच का ये है। ठीक है। अब इसको हम कितने भाग में बांट देते हैं? 2 भाग में। तो चलो पहले एक गोला बना देते हैं। क्या करते हैं जी? एक गोला बना देते हैं। तो एक गोला हो गया, तो गोला हम सर्कल के जैसा दिखाएंगे। किसके जैसा दिखाएंगे? सर्कल के जैसा। ये गोला हो गया आपका।
इसको गोला मान करके चलो। ठीक है, तो सवाल है कि गोले का अपना एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। जैसे गोला आप देख रहे हो तो इसका एक केंद्र होगा, है कि नहीं होगा? तो केंद्र को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये केंद्र हो गया। इस केंद्र को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये केंद्र हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका दो भाग करते हैं। कितना भाग करते हैं? दो भाग करते हैं, बीचों बीच से होकर के हम दो भाग करते हैं। तो ये वाला हो गया आपका, ये दो भाग हमने कर दिया। अब एक इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इस टाइप का चीज प्राप्त होगा। तो दोनों भाग को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं यहाँ पर। एक भाग आपका हो गया ये वाला, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया। एक ये वाला हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस टाइप का फील करो। एक्चुअली आपको ऐसा सर्कल, मतलब हाफ सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन सर्कल नहीं है, ये गोले का कौन सी है, भाग है। इस तरह का चीज आ गया अपने पास। अब ये क्या चीज है, ट्रांसपेरेंट है, कांच का है। इसको मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड कलई करना पड़ेगा। तो कलई करने में हम क्या करते हैं, कलई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका कुछ कुछ इस तरह से, हाँ, अब हम करते हैं कलई करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, अंदर से कलई कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अंदर से कलई कर देते हैं अपना ये वाला भाग, इसको हमने कलई कर दिया। और इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से कलई कर देते हैं, बाहर से कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। कलई का मतलब क्या हो गया, पेंट कर देते हैं। चलो, अब हमने पेंट कर दिया। अब ये क्या बन गया, मिरर। अब ये क्या बन गया, मिरर बन गया आपका। एक साइड हमने कलई कर दिया और दूसरे में देखो, पर इसमें क्या किया हमने कि अंदर वाले भाग पर कलई कर दिया, और इसमें क्या कर दिया, बाहर वाले भाग पर। अब इसका और इसका परावर्तक सतह पर फोकस करो। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। परावर्तक सतह ही ना हो गया, यही ना आपका परावर्तक सतह हो गया। ये हो गया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसको बोलते हैं, जिसे लाइट परावर्तित हो, टकरा करके लौटे। तो कलई वाले भाग से थोड़ी ना लौटेगी, ये हो जाएगा परावर्तक सतह। जिधर हम कलई नहीं किए हैं उधर से नहीं लौटेगी। अच्छा, इसका परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, ये वाला। इसका परावर्तक सतह हो जाएगा ये वाला। अब बताओ कि दर्पण में अंतर हुआ कि एक ही टाइप का दर्पण हुआ, अंतर हो गया। इसमें अंतर हो गया, क्या अंतर हो गया, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ, इसका परावर्तक सतह, तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उसको उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो अपने पास कितना दर्पण आ गया जी, दो टाइप का दर्पण। तो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कौन सा दर्पण, हाँ, उ से उठा हुआ, उ से उत्तल। याद करने का आसान तरीका, उ से उत्तल और उ से उठा हुआ। क्या उठा हुआ, परावर्तक सतह। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये वाला क्या होगा, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो इसको बोलते हैं अवतल। क्या चीज, तो इस दर्पण को हम बोलेंगे अवतल। ये हो जाएगा अपना अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो इस तरह से हमने एक खोखले पारदर्शी गोले को काट करके दो दर्पण बना लिया। एक आ गया अपने पास उत्तल दर्पण और एक आ गया अवतल दर्पण। तो एक बार हम इसकी डिफिनीशन देते हैं गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण क्या चीज है, ये गोलीय ही दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण कौन सी क्या चीज है, गोले का एक भाग है। खोखले गोले का क्या चीज है, एक भाग है, जिसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है और एक भाग चमकीला होता है। अब हम गोलीय दर्पण का डिफिनीशन देना सीख लिए कि वैसा दर्पण जो गोले का भाग होता है, वैसा दर्पण जो गोले का भाग, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण।
वैसा दर्पण, चूंकि दर्पण शब्द जब हमने बोल दिया तो स्वाभाविक है एक साइड कलई किया हुआ रहेगा। क्योंकि दर्पण शब्द हमने यूज कर लिया, मतलब दर्पण की बात कर रहे हैं, तो दर्पण में क्या होता है, एक भाग कलई किया हुआ रहता है, बोले न बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमसे कोई पूछे कि गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण वह दर्पण जो गोले का क्या होता है, भाग होता है। वह दर्पण जो गोले का क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है। उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने टाइप का, दो टाइप का। एक हो गया उत्तल दर्पण, एक हो जाएगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, तो वैसा गोलीय, अब गोलीय दर्पण का भाग ही ना हो गया, तो पहले क्या बोलेंगे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब इस डिफिनीशन को आप स्वतः अपने से यदि लिखते हैं तो आपको बेटर तरीका से समझ में आएगा। कॉपी करोगे तो आधा समझोगे, आधा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करो कि सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं उसको आप अपने मतलब घर पे जाओ, नोट्स में अपने तरफ से उन चीजों क्या करो, एक्सप्लेन करो, लिखो। फिर भी दिक्कत होता है तो वीडियो हम डाल ही देते हैं, उसको अपने से आप लोग समझो और फिर उसको अपने से लिखना चालू करो, या बुक रीडिंग करो, कुछ वहां से कुछ यहाँ से कुछ अपने दिमाग से। कॉपी नहीं करना है, बस कॉपी नहीं करना है। आगे बढ़ा जाए, क्लियर हो गया। अब आ गया परवलयिक दर्पण। तो परवलयिक दर्पण में क्या होता है कि जो दर्पण होता है वो पूरा इस तरह से गोल नहीं होता है, ये वाला भाग कुछ आगे इस तरह से निकला हुआ रहता है, मतलब पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता। बात समझ में आ गया। जैसे परवल देखे हो ना, तो परवल देखो, परवलयिक दर्पण इसका क्यों नाम पड़ा, परवल कुछ इसी टाइप का ना होता है, इस टाइप से होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका आधा काट देते हैं, आधा क्या करते हैं, एक खोखला हो गया इस टाइप से, हो गया। अब ये हो गया अपना दर्पण, बाहर कलई कर दो, बाहर क्या कर दो, कलई कर दो इस तरह से। अब ये हो गया परवलयिक पैराबोलिक मिरर हो गया। तो बस परवल याद रहेगा ना, तो परवल का ही तो भाग है, याद है। तो इसका डिफिनीशन क्या देंगे, वैसा, हाँ, वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं। देखो तो पूर्ण रूप से इस टाइप का है ये नहीं है, इसका इस तरह से कुछ निकला हुआ है। तो एक्चुअली हमें इन चीजों के बारे में, इसके बारे में नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। हमें एक्चुअली यहाँ पर जो फोकस करना है ना, वो है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण का हमें विस्तार से पढ़ना है, गोलीय दर्पण का विस्तार से हमें पढ़ना है। इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट डे भी पढ़े हुए थे, पढ़े थे। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद, जैसे वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो इन चीजों पर अब हम लोग फोकस करने वाले हैं, जो आपके क्या कहते हैं, फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया, इन चीजों पर हम फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ तक ये हो गया कौन सा दर्पण, लिख दे यहाँ पर उत्तल दर्पण, परावर्तक सतह उठा हुआ है ना, ये हो गया उत्तल दर्पण। इतना जल्दी कैसे मिस कर जाते हो जी, ये हो जाएगा अवतल, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल, क्लियर हो गया। अच्छा अब एक चीज बताओ आप कि सबसे पहले हम बात करते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले हम फोकस करेंगे वक्रता केंद्र। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं जी, किस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर हो गया। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, ध्यान देखो, एक चीज बता, ये तो गोले का भाग है, अरे इस गोले का भाग ही ना हो गया ये वाला, इसी को ना काट करके और इसको
उत्तल और अवतल दर्पण बनाया गया है, तो इसका केंद्र वही होगा जिस गोले का होगा। देखो इस गोले का केंद्र C है, अरे गोला तो उसका सेंटर कहीं होगा ना, तो इस गोले को काट करके हम दर्पण बनाए हैं, तो उस दर्पण का भी अपना कुछ केंद्र होगा। तो जिस गोले से इसको काट करके बनाया गया है, तो उस गोले का जो केंद्र होगा ना, वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। दर्पण का केंद्र किसको बोलते हैं, दर्पण का केंद्र मतलब वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वक्र है। देखो ये से वक्र भाग हो गया ना, ये गोला तो है नहीं, गोले का पार्ट्स है, तो गोले का पार्ट्स का जो सतह होता है ना, क्या होता है, वक्र होता है, इस टाइप से होता है, समतल नहीं होता है। इसीलिए केंद्र के पहले क्या लगाया गया, वक्रता केंद्र, गोले का केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, केंद्र को गोले का केंद्र न कह करके वक्रता केंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा दर्पण जो होता है वो किस भाग का होता है, वक्र होता है, कर्व्ड होता है, इस टाइप का, इस टाइप का होता है, कर्व्ड होता है। इसीलिए उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब ये वक्र का ही ना केंद्र की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, वो गोले का होगा कि इसका होगा, इसका होगा ना, तो इसको क्या बोलोगे, वक्र है। तो जो केंद्र होगा गोले का केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे इसको। तो वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, तो वक्रता केंद्र का मतलब हो गया कि ये दर्पण जिस गोले का भाग होगा, ये दर्पण जिस गोले का भाग होगा, उसका केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो लिख दे यहाँ पे एक लाइन। तो वक्रता केंद्र का क्या डिफिनीशन होगा, वक्रता केंद्र का, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा चलो, अब इसका केंद्र किधर होगा, इधर, इसका केंद्र किधर होगा, देखो ना, यदि गोला रहता तो ऐसे न रहता, तो इसका सेंटर इधर रहता, ये इधर, इसका बाकी भाग इधर ना होता, तो इसका केंद्र क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो केंद्र हम बना देते हैं। तो केंद्र को जनरली हम सूचित करते हैं C से, किसे सूचित करते हैं, ये वाला इधर हो जाएगा, इसका C हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो वक्रता केंद्र को किसे सूचित करते हैं, C से। अब आता है ध्रुव, क्या आता है, ध्रुव, पोल। अब आ गया ध्रुव, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया ध्रुव किसको बोलते हैं, पोल, पोल किसको बोलते हैं। तो पहले ध्यान देखो, पहले तो समझ जाओ कि ये वाला, ये जो दर्पण की जो चौड़ाई है ना, ये दर्पण की चौड़ाई है जहां से प्रकाश परावर्तित हो सकता है। बात समझो क्या करें, ये जो दर्पण देख रहे हो ना, ये जो दर्पण की चौड़ाई है, दर्पण की ये चौड़ाई है जहां से प्रकाश परावर्तित हो सकता है, जिस भाग से प्रकाश परावर्तित हो सकता है, तो उसकी ये जो चौड़ाई है ना, इस चौड़ाई को हम बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं, द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, दर्पण का द्वारक। पहले तो ये आप जान लो द्वारक किसको कहते हैं। तो दर्पण की जो ये चौड़ाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। क्लियर हो गया, द्वारक समझ में आ गया। दर्पण की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, द्वारक। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, दर्पण के जिस भाग से
दर्पण के, हाँ जी हाँ, दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, वो टोटल भाग की जो चौड़ाई है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। तो देख रहे हैं दर्पण में यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, मतलब ये भाग क्या कहलाएगा, आपका द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। तो चलो दर्पण कुछ नाम दे देते हैं। दर्पण का द्वारक जैसे यहाँ एम दे देते हैं और यहाँ पर क्या देते हैं, एन। तो एम एन क्या हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया, अपर्चर हो गया। अब हम बात करते हैं ध्रुव, पोल। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है अर्थात द्वारक का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण कहे तो द्वारक, दर्पण कहे तो द्वारक, द्वारक का मध्य बिंदु, द्वारक का मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर सपोज मान लो कि ये मध्य बिंदु हो गया, और पोल को जनरली में किसे सूचित करते हैं, पी से। तो यहाँ भी इसका भी पोल होगा, ये वाला हो जाएगा, इसको किसे सूचित करेंगे, पी से सूचित करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बार बार इसकी जरूरत पड़ेगा। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या इसी को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, चलो देखते हैं। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो P और C मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली रेखा को हम कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो पास कर दे एक रेखा को, एक रेखा को पास कर दिया जाए, किससे, हाँ ध्रुव और, तो चलो पास करते हैं। ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करो, यहाँ भी वही काम करो, यहाँ भी वही काम करो, हो गया। इसको क्या बोलोगे, इसको, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया अपना प्रधान अक्ष। क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। इसको क्या बोलोगे, इसको, इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ध्रुव। क्या बोलोगे, ध्रुव बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, वक्रता केंद्र। क्या बोलोगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या के बारे में सबको जानता है। जैसे गोला है ये वाला, ये सेंटर हो गया गोले का। अच्छा, अब इस सतह पर कोई भी बिंदु ले लो और उसको केंद्र से मिला दो तो वक्रता, तो उसका त्रिज्या होगा। तो इसको हम गोले की त्रिज्या कहेंगे। किसको बोलेंगे, गोले की त्रिज्या। अब यहाँ पर क्या होगा, ये केंद्र हो गया, ये आपका हो गया मिरर, दर्पण। तो केंद्र से इस मिरर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो और उसको मिला दो तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या। लेकिन किसका त्रिज्या, दर्पण का। और दर्पण की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि वक्र है, क्या चीज है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या नहीं, त्रिज्या का मतलब गोले का त्रिज्या या वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको वक्रता शब्द जोड़ना पड़ेगा, वक्र शब्द क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। तो दर्पण के त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के क्या डिफिनीशन होगा, क्या होगा, वक्रता केंद्र और दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र हो गया और दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण और वक्रता केंद्र
या ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया? और वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं हम? आर से। किससे सूचित करते हैं? आर से। ये हो गया अपना वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो किसे सूचित करते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको किसे डिनोट करते हैं? बड़ा आर से। किसे डिनोट करते हैं? बड़ा आर से। तो देखो तो ये सीपी को क्या बोलोगे? वक्रता त्रिज्या। सीपी क्या बोलोगे? अरे वक्रता त्रिज्या क्या डिफिनीशन था? यही ना था कि सेंटर हो गया, ये केंद्र हो गया, दर्पण पे कोई बिंदु ले लो, उसको मिला दो, रेडियस हो जाएगा ये। तो देखो तो ये पीस दर्पण पे ही है ना, और कौन सी है? मध्य बिंदु है। क्या चीज है? मध्य बिंदु है। तो सी को पी से मिला दिया जाए तो त्रिज्या होगा, मतलब सीपी कौन सी हो गया? त्रिज्या हो गया। फिर हम यहाँ कोई पॉइंट ले लें, इसको मिला देते, भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। और ये चीज याद रखना, त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, वो दर्पण पर लंब होता है। बात समझे क्या करें? वक्रता त्रिज्या जो होता है वो दर्पण पे क्या होता है? लंब। और आप जानते हो कि लंब के डायरेक्शन में कोई किरण हम भेजते हैं तो क्या होता है? उसी डायरेक्शन से लौट जाता है। बात समझा क्या करें? अपने पास जैसे अभी हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि दर्पण हो गया, यहाँ से कहीं लाइट यहाँ से आकर के टकरा रही है, यहाँ से लाइट आकर टकरा रही है, ठीक है? ये हो गया अपना आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लंब डालोगे, लंब डाल इतना कोण बनाकर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। ये कोण क्या होगा? बराबर। तो यदि मान लो कि अब हम क्या करते हैं, इस आपतन कोण को कम करते जाते हैं, मतलब इस किरण को हम लंब की तरफ मोड़ते जाएं, तो लंब के डायरेक्शन में जब किरण आएगी तो उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगी? ना क्लियर हो गया? तो ऐसे देखा गया कि लाइट जब हम इस सेंटर से होकर के दर्पण पे भेजते हैं, लाइट जब इस सेंटर से होकर के दर्पण पर जब हम भेजते हैं, तो जिस डायरेक्शन से जा रही है उसी डायरेक्शन से क्या हो जा रही है? प्रैक्टिकली देखा गया कि सेंटर हमारे पास एक दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, ठीक है, अपने पास एक दर्पण था और हम लोगों ने क्या किया, इस दर्पण के वक्रता केंद्र से लाइट को हमने इस सतह पर जाकर टकराया, तो परावर्तन का नियम का तो पालन होगा। तो इसे देखा गया कि लाइट यदि वक्रता केंद्र से हम लाइट को भेज रहे हैं, यदि वक्रता केंद्र के डायरेक्शन में हम लाइट को भेज रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसी डायरेक्शन से फिर वो क्या हो जा रही है? लौट जा रही है। क्या हो जा रही है? लौट जा रही है। यदि हम वक्रता केंद्र के डायरेक्शन से, सेंटर से के डायरेक्शन में हम भेज रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन से क्या हो जा रही है? फिर किरणें जो है लौट जा रही है। तो इसका मतलब हो गया ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब लंब के डायरेक्शन में ऐसा होता होगा नहीं। तो इसे देखा गया कि इस केंद्र से जितनी किरणें जाती है इस दर्पण पर, सब उसी रास्ते से आ जाती है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो इस दर्पण पर क्या होता है? लंब होता है। तो यदि हम इस दर्पण पर लंब खींचना हो फ्यूचर में आगे चल करके, तो हम क्या करेंगे? त्रिज्या वहां उस पॉइंट पर त्रिज्या केंद्र को वहां से लेकर के मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। सपोज मान लो कि ये अपने पास ये दर्पण हो गया, कौन सी हो गया जी? ये दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, और हमें ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। क्या हो गया? ये हो गया अपना सेंटर हो गया। अब हम चाहते हैं कि एक यहाँ पर एक किरण को ला करके टकराएं, एक किरण को ला करके टकराएं। तो चलो एक किरण को ला करके हम यहाँ पर टकरा रहे हैं, एक किरण है अपने पास, इसको ला करके हम टकरा रहे हैं, कहीं से ला करके, चलो यहाँ से ला करके इसे टकरा रहे हैं इस डायरेक्शन से। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? परावर्तन का नियम का पालन होगा कि नहीं होगा? परावर्तन के नियम का पालन होगा। तो क्या करेंगे? पहले परावर्तन के नियम में क्या किए थे आपने? पहले आपकी किरण तो जहां पर आकर टकराती वहां पर लंब डालना पड़ेगा,
तो इस पॉइंट पे हमको एक लंब डालना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके लिए, कैसे लंब डालेंगे, सी से मिला दे इसको। अभी तो बताएं आपको कि केंद्र से जो त्रिज्या जो होती है ना, वो दर्पण पे क्या होती है, लंब। तो सी से इसको मिला देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। त्रिज्या क्या होता है, ये हो जाएगा। यहाँ से लंब डालना होता है, यहाँ से इसको मिला देंगे, अब ये लंब हो गया। क्लियर हो गया। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जितना ये कोण है जिसको हम आपतित आपतन का कोण कहेंगे, उतना ही कोण नीचे से बनाकर निकल जाएगी लंब के साथ। नहीं तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि इतना ही कोण बनाकर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। इस तरह से लौट जाएगी। तो क्लियर हो गया। तो दर्पण पे यदि लंब डालना होगा किसी भी पॉइंट पर, तो उसके सेंटर से क्या करेंगे, मिला देंगे। केंद्र से क्या करेंगे, मिला देंगे, वो लंब हो जाएगा। याद रहेगा इतना। तो आगे बढ़े। ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या। तभी अभी आपने क्या पढ़ा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का क्या डिफिनीशन होगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद से द्वारक हमने पढ़ा। क्या पढ़ा द्वारक के बारे में, कि दर्पण, ये बोला, ये देख रहे हैं ना, ये दर्पण की जो चौड़ाई है उसी को क्या बोलते हैं, द्वारक। क्या बोलते हैं, द्वारक। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा ध्रुव, पोल। पोल क्या होता है, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। दर्पण का मतलब द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। फिर आया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, तो सी और पी से होकर के जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सी और पी से होकर जाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया। सी और पी से होकर जाने वाली रेखा क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इतना क्लियर हो गया वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, सी से और दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी और दर्पण के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हमारा जो मेन टॉपिक्स है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है वो है फोकस। क्या चीज है, फोकस क्या होता है। नहीं तो चलो एक सिंपल सा पहले, हालांकि डिफिनीशन ये एग्जाम में आया तो मत लिखना। फोकस का मतलब क्या होता है कि सी और पी के जो मध्य बिंदु होता है ना उसी को हम फोकस करते हैं। सी और पी का जो मध्य बिंदु होता है, सी और पी के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, जिसे हम बड़ा एफ से सूचित करते हैं। यहाँ भी होगा फोकस, यहाँ भी होगा फोकस। एक तो शॉर्ट का डिफिनीशन याद हो गया। क्या होगा फोकस का डिफिनीशन, सी और पी के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। अब फोकस को हम लोग हमेशा कैपिटल स्मॉल नहीं, छोटा एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो पी और एफ के जो डिस्टेंस है ना, इस दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसको फोकस, ये दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से सूचित करते हैं। तो पहले हम फोकस को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं।